टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं आज हाजिर हो गया हूं एक नया सेशन लेके। इसके जहाँ साइंस प्रैक्टिस सेट 30 अभी तक अगर आपने 29 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप वहाँ से जा सके देख सकते हैं। ये इसके जहाँ सर का रेलवे समान विज्ञान, ये रेलवे के लिए रामबाण है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। और इसका पीडीएफ मैं आपको रिवीजन के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, तो आप वहां से इसे डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन होता है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। देखिए, फ्रेम के संदर्भ में जो फंक्शन होता है उसकी स्थिति में परिवर्तन की दर को उसे क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग में परिवर्तन की उसे क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेग एक सदिश राशि होता है। ठीक है, वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। अगर वेग की मात्रक की बात की जाए तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड वेग का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए, यदि कोई वस्तु एक सीधे पथ पर गति कर रही है तब इसकी चाल का परिमाण वेग के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को पृथ्वी के ऊपर 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए v बराबर क्या है 0, u क्या है 100 मीटर पर सेकेंड, जी हम क्या ले लेंगे, जी 10 मीटर पर सेकेंड ले लेंगे क्योंकि ऊपर फेंकते हैं तो v हमारा क्या हो जाता है, v बराबर u माइनस जी टी। जी क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ से u बराबर v जब 0 हो जाएगा तो u बराबर क्या हो जाएगा जी टी। जी माने 10, टी माने और u आपका 100 है, तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, t आपका आ जाएगा 10 इंटू टी, 100 से 10 बार में कट जाएगा तो t आपका क्या आ जाएगा 10 सेकेंड आ जाएगा। जब t आपका 10 सेकेंड आ जाएगा तो 10 सेकेंड जाने में और 10 सेकेंड आने में टोटल कितना सेकेंड लगेगा, 20 सेकेंड लगेगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। तो इसे हम कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जड़त्व क्या होता है, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो अपने विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगा, अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। जो जड़त्व होता है वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या कहता है। तो न्यूटन गति का दूसरा नियम को क्या कहता है, न्यूटन का दूसरा नियम कहता है, इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी भी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु पर उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। क्या होती है, संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। तो बल के प्रभाव को समझने में जो सहायक होता है वही न्यूटन का दूसरा नियम होता है। क्या हो जाता है, बल के प्रभाव को समझने में सहायक होता है, वही दूसरा नियम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन न्यूटन का दूसरा नियम पूछा जाता है तो न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी भी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु पर उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को डैश कहते हैं। तो पृथ्वी के नीचे जो फंसी गर्मी होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है। किसी भी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ होता है, तो उसके भूमध्य रेखा पर होता है। कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। अब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, बढ़ेगा। और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ये चीज़ को आप रिमाइंड रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात डैश होता है। जी की इकाई क्या होती है, जी यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जी का मान अगर जी का मान की बात करें
तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जी एक सदिश राशि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? लट्टू को घुमाना केंद्र, जब लट्टू, मान लीजिए ये लट्टू है, इसको जब नचाइएगा उससे, क्या नाम है, डोरी से, तो ये किसका उदाहरण होता है? तो ये केंद्राभिमुख बल जो होता है उसका उदाहरण होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी केंद्र बल को केंद्राभिमुख अभी जो सेंट्रीफ्यूगल अभिकेंद्र बल जो होता है उसे क्या कहते हैं? केंद्राभिमुख बल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? तो बादल आकाश में किसके कारण करते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण बादल आकाश में तैरता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बादल का घनत्व कम होता है वायुमंडल की अपेक्षा, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो मक्खन का घनत्व कम होता है दूध की अपेक्षा, इसलिए दूध से मक्खन को हम इजीली निकाल लेते हैं, ठीक है। तैरते हुए मनुष्य का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा, इसलिए इंसान तैरता है। और बर्फ का घनत्व कम होता है पानी की अपेक्षा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक सतहीय घटना है? सतहीय घटना क्या है? उबलना, पिघलना, वाष्पीकरण, जमना। यानी कि सतहीय घटना क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठंड क्षेत्र में जहाँ ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जा सकता है, किसान अपनी फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देता है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होती है। क्या होती है? जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता जो होती है वो अधिक होती है, इसलिए तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनाना, एक प्लेटिनम तार का गर्म करना, या लोहे का चुंबकीयकरण। तो मक्खन का खट्टा होना क्या होता है? ये रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CO2 में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात क्या होगा? CO2 में C और द्रव्यमान का अनुपात क्या हो जाए? तो ये अनुपात जो होता है वो 3:8 होगा, क्योंकि कार्बन का कितना होगा? 12 और ऑक्सीजन का 16 दूना 32, यानी कि 12-32 को देख लेंगे तो 4 3 12, 4 8 32, 3:8 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। परमाणु के भीतर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल होता है वो क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? तो कौन सा लवण जो है अम्लीय होता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट लवण जो होता है वो अम्लीय होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट का मुख्य उपयोग कृषि में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तालिका डैश निकेल से पहले दिखाई देती है। निकेल से पहले क्या दिखाई देता है? तो CO दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले रूसी रसायन शास्त्री मेंडलीफ ने सन 1869 में आवर्त नियम प्रस्तुत किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। तो एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होते हैं वो 4 अन्य कार्बन परमाणु से बने होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातुओं की पतली चादरों के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उस क्षमता को कहा जाता है आघात वर्धनीयता। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में धातुओं की कुल संख्या कितनी है? 90 है, ठीक है। कितना है? 90 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकेलाइट प्लास्टिक के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो बेकेलाइट जो है होने वाला रसायन है, तो इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड एवं फिनॉल, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। थर्मोप्लास्टिक के निर्माण में प्रयुक्त रसायन जो होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, यानी PVC। चलिए अगला क्वेश्चन है। जंतु कोशिका में निम्न में से
जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर के में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो ये कौन प्रदान करता है? तो फल, सब्जियां, पनीर, मिठाई। तो पनीर करता है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है, तो सबसे लघुतम हड्डी जो पाई जाती है वो क्या बोलते हैं, स्टेपिज है, जो कान में पाया जाता है। स्टेपिज जो होता है वो कान में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसे गतिविधियों को नियंत्रित करता है, यह मस्तिष्क के बाद पश्च क्षेत्र में स्थित है, यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने में अनुपस्थित नहीं होता है, सही नहीं है, तो यह ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि द्विनिषेचन का गुण, द्विनिषेचन डैश का एक गुण है। तो द्विनिषेचन जो होता है ये आवृत्त बीजी में का गुण होता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये कई बार हमने आवृत्त बीजी को देखा है। और अगला देखते हैं 25 और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो सरल अस्थायी उत्तक कौन सा नहीं है? तो जाइलम जो है वो एक जटिल अस्थायी उत्तक है, सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। ठीक है, इसमें पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा सरल उत्तक होता है। ठीक है, तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।